नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। और संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के भी तमाम दर्शकों को नमस्कार। और एक बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हो गए हैं। और अब सुनने में आ रहा है, या इसको यूं भी कह सकते हैं कि बड़े अरमान से जिसको देश के दूसरे नंबर के व्यक्ति जो सरकार भी चलाते हैं, संगठन भी चलाते हैं, अमित शाह ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भेजा था। लखनऊ किस लिए भेजा था? कि लखनऊ जाकर वो अड़ेंगे, लड़ेंगे, भिड़ेंगे और विदाई की एक कहानी तैयार करेंगे। लेकिन जो बेचारे लखनऊ गए, वो लड़ेंगे क्या, वो अड़ेंगे क्या, वो भिड़ेंगे क्या? वो तो पूरी तरह से झुकते हुए नजर आ गए। और भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में अब तक जो नहीं हुआ, इससे पहले कभी नहीं हुआ, वो उन्होंने कर दिया। और दूसरे को आईना दिखाने वाले, दूसरे को आईना दिखाते दिखाते वो खुद भूल गए कि वो भी इसी तरह के कार्यक्रमों में शामिल हुआ करते थे, इसी तरह के कार्यक्रम किया करते थे। दबाव नंबर वन यानी नरेंद्र मोदी का था क्या? क्या नरेंद्र मोदी के दबाव में अमित शाह के करीबी नेता ने सरेंडर कर दिया तो दिल्ली दरबार की लड़ाई लखनऊ दरबार तक पहुंच गई? लेकिन अब दिल्ली में क्या होगा, क्योंकि साहेब वापस आ गए हैं। और जब साहेब वापस आ गए हैं तो कुछ ना कुछ तो पलटवार होगा। बड़े अरमान से जिनको भेजा था दिल्ली से 500 किलोमीटर, 550 किलोमीटर दूर, उन्होंने तो सरेंडर कर दिया। लेकिन अब क्या होगा? जिनके दम पर किया, जिनकी ताकत पर किया, जिन्होंने पीछे खड़े होकर कहा घबराओ मत, मैं हूं, और एक एक बार नहीं, दो दो बार कहा, दिल्ली में कहा, फिर लखनऊ जाकर कहा। ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि जिस व्यक्ति से लखनऊ में मुलाकात होनी थी अगले दिन, वो व्यक्ति एक दिन पहले अचानक पहुंच जाता है नंबर वन यानी साहिब से मुलाकात करने के लिए? इन मुलाकातों के पीछे की कहानी और क्या चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, एक बड़ी स्टोरी लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। और हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी करेंगे और उसके बाद एक एक करके तथ्यों को हम आपके सामने रखेंगे। जी शिव जी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का सत्र चल रहा था, उसके बाद भूचाल आ गया। शाम को कुछ विधायकों ने, जो एक जाति विशेष ब्राह्मण समुदाय से आते थे, उन्होंने एक चाय पार्टी या एक टी पार्टी या एक लिट्टी चोखा पार्टी 7:30 बजे से आयोजित की, जो रात को 11:30 बजे तक चली। विधायक आते रहे, जाते रहे, और इसके बाद भूचाल आ गया कि ब्राह्मण विधायकों ने बैठक कर डाली और फला चीज कल मोदी जी आएंगे, उससे पहले ये बैठक, इसके क्या नेतार्थ हैं। सुनने में यह आया था कि पंकज चौधरी शाह खेमे से हैं और विधायकों की जो बैठक हुई वो शाह खेमे का आयोजन बताया गया। लेकिन देर रात पंकज चौधरी जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ से कूच करते हैं, वैसे ही उनके तेवर बिगड़ चुके थे। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ पैंच कस दिए? और ये पेंच तब क्यों नहीं कसे गए थे जब पिछली बार विधानसभा का सत्र था और तब भी एक जाति विशेष के विधायकों ने एक बैठक बुला ली थी? तब क्यों नहीं पेच कसे गए? तब क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी को चिंता हुई? क्यों नहीं फिक्र हुई? तत्कालीन अध्यक्ष ने लेटर क्यों नहीं लिखा? उसके बाद कुर्मी समाज, पहले छत्री समाज, फिर कुर्मी समाज, फिर लोधी राजपूत समाज, 3 समाजों की बैठक पर खामोश रहने वाली भाजपा ब्राह्मणों पर क्यों बिगड़ी? क्या ब्राह्मणों के पास वो जानते हैं कोई जगह नहीं बची है जहां ये चले जाए? वो जानते हैं कांग्रेस अस्तित्व में नहीं है तो कांग्रेस के पास जाएगा नहीं। और अखिलेश यादव की पार्टी के प्रवक्ता इतना अपमानित करते हैं ब्राह्मणों को, वहां जाएंगे किस मुंह से? तो क्या भाजपा को लगता है कि ब्राह्मण हमारा बंधुआ वोटर है, बंधुआ मजदूर है, ये जाएगा तो जाएगा कहां? इसलिए इनके साथ कैसा भी व्यवहार करो, ये तो हमारे ही रहेंगे। अब इस पर भूचाल आ चुका है। लेकिन पंकज चौधरी ने जो उन्हें कहीं से निर्देश मिले कि इस तरीके से इन लोगों को डांटिए कि इनके होश खाप्ता हो जाए, होश फाख्ता हो जाए, खाप्ता नहीं समझ आएंगे, फाख्ता हो जाए, इनको अकल आ जाए, आइंदा कभी ये इकट्ठे ना हो, कभी ये जातिगत आंकड़े ना बनाए, क्योंकि बीजेपी की तो ये मंशा नहीं रहती है। लेकिन प्रधानमंत्री जी कितने दलित और पिछड़े मंत्री बनाएंगे वो गिनाएंगे। अगर कोई और व्यक्ति ये बैठक करेगा तो खराब हो जाएगा, खास करके ब्राह्मण। सबसे ज्यादा एक जाति का किसी का वोट है तो है वो ब्राह्मण का उत्तर प्रदेश में। मुझे नहीं मालूम वो 10% है, 11% है, 12% है, 13% है, लेकिन सबसे ज्यादा एक जाति का वोट है वो ब्राह्मण का है। 89 से आज तक कोई चीफ मिनिस्टर नहीं रहा, हर बार उसे ठगा गया। और अब तो अपमानित करने का प्रत्येक दल के द्वारा यह प्रोग्राम रच दिया गया है। अब अपमानित ब्राह्मण क्या करेंगे?
क्या पंकज चौधरी के खिलाफ खुल के खड़े हो जाएंगे या फिर कुछ और करेंगे? क्योंकि पंकज चौधरी तो सरेंडर कर गए, लेकिन वो रहे कहीं के नहीं। जहां से लेटर आया उसमें उन्होंने काट छांट कर दी है, तो पूरा संदेश भी नहीं दे पाए और इधर के भी नहीं रहे ना उधर के रहे। संतोष जी, क्या है पूरा मामला ये? देखिए सर जी, इस पूरे मामले को समझिए। मंगलवार, मैं ध्यान से कहूंगा, एक एक चीज को आप समझने की कोशिश करिए कि मंगलवार को चूंकि देखिए विधानमंडल का सत्र चल रहा है, विधानसभा और विधान परिषद की कार्रवाई चल रही है, तमाम लोग लखनऊ में थे, बातचीत हुई, उन्होंने कहा ठीक है शाम को जुटते हैं। अब विधायक है तो राजनीतिक बात नहीं करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को लेकर जो माहौल है उसकी बात करेंगे नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। अधिकारी एसपी एसएसपी और डीएम उनका फोन उठाते नहीं है, उस पर चर्चा करेंगे नहीं करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। योगी आदित्यनाथ सरकार पर जिस तरह के आरोप लग रहे हैं उस पर चर्चा करेंगे या नहीं करेंगे, ये भी सबको पता है। यानी अगर राजनीतिक आदमी बैठेगा तो वो यही तो बात करेगा, भैया कितने लाख लोगों के वोट से मैं चुनकर आया हूं, और जब जब चुनाव की बेला आती है तो पार्टी दौड़ा देती है कि जाओ ब्राह्मणों का वोट लेके आओ, ब्राह्मणों को कन्विंस करो, ब्राह्मणों को मनाओ, और यहां हमारी चली नहीं रही। और मेरे सोर्स पुख्ता तौर पर मुझे बता रहे हैं शिव जी कि इस बैठक को करने का संदेशा एक बड़े नेता की तरफ से गया था, एक बड़े नेता की तरफ से ये कहा गया था, लेकिन जब मामला बिगड़ गया तो उन्होंने भी पल्ला झाड़ दिया। और इस देश के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रेस रिलीज जारी करके बता दिया कि उनके विधायक जो कि ब्राह्मण जाति से आते हैं वो जातिवादी राजनीति कर। प्रेस रिलीज का लब्बो लुआब तो यही है ना शिव जी, प्रेस रिलीज का मतलब तो यही है ना। लेकिन अब जरा खबर पे आता हूं। उसके बाद आप घटनाक्रम देखिए कैसे बदलता है। उसके बाद अगले दिन जो है उत्तर प्रदेश बीजेपी के जो मुखिया हैं, नए नए जो बने हैं, पंकज चौधरी, वो प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं। ये 24 दिसंबर की बात है। देखिए पहले मीटिंग की खबर आना, मीटिंग की खबरों को जानबूझकर लीक करना, और मीटिंग की खबरें लीक हो जाने के बाद योगी आदित्यनाथ के करीबी अधिकारी द्वारा आयोजनकर्ता पाठक साहब को और फिर एक एक करके विधायकों को फोन करके हड़काना। मुख्यमंत्री द्वारा नहीं शिव जी, उनके अधिकारी द्वारा। ये कहा गया कि पूछा उन्होंने कि भैया क्यों मिले थे, लेकिन पूछने पूछने का एक टोन होता है शिव जी। आप समझते हैं इस चीज को कि एक टोन होता है कि आपने पूछा कि अरे भैया क्या कर रहे थे, और उसी सवाल को पूछिए अरे क्या कर रहे थे तुम लोगों ने, क्यों बुला लिया था सबको। इस टोन में फर्क होता है, ये टोन अलग अलग होता है। तो आपने उस टोन में पूछा, अपनी नाराजगी दिल्ली से लखनऊ तक जता दी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तक को नाराजगी जता दी, हड़कंप मच गया। भैया पंकज चौधरी लखनऊ भेजे गए तो किस बिना पर भेजे गए, क्या करने भेजे गए। कुर्मी अध्यक्ष बनाना चाहते थे स्वतंत्र देव सिंह को, कुर्मी अध्यक्ष, कुर्मी वाला अपना पिटारा अमित शाह ने निकाला, उन्होंने कहा ठीक है कुर्मी चाहिए आपको तो ले जाओ, कुर्मी हम दे रहे हैं। उसके बाद देखिए क्या होता है, स्वतंत्र देव सिंह को सीआर पाटिल दिल्ली में तलब कर लेते हैं कि आ जाओ भाई, तुम्हारे मंत्रालय में जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे, जरा बताओ क्या क्या आरोप। ध्यान से सुनिएगा, स्वतंत्र देव सिंह को सीआर पाटिल तलब कर लेते हैं दिल्ली में कि जाओ अपने मंत्रालय का जरा बता दो रिपोर्ट कार्ड क्या है। सीआर पाटिल साहब वही है जिनकी ड्यूटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के क्षेत्र में लगाई है और गुजरात से आते हैं। और इधर जो नए नए प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं, जब ये नाराजगी की खबर आती है, नाराजगी सीधे सीधे नंबर 1 तक पहुंचाई जाती है, तो जो अमित शाह के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भेजे गए हैं, उन पंकज चौधरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तलब कर लेते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक की तस्वीरें काफी देर बाद वो शेयर करते हैं। और उस बैठक की तस्वीरों को जरा अगर देख ले तो आपको समझ में आ, ऐसा लगता है साफ साफ कि एक लंबी डांट जो है वो पड़ी उनको, किससे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। वो तस्वीरें आपको बहुत कुछ बता देती है, वो तस्वीरें आपके सामने बहुत कुछ रख देती है। अभी कई ब्राह्मण विधायकों के भी फोन आ रहे जो मैं बार बार काट रहा हूं। इससे पहले मैंने एक स्टोरी करी थी, मैंने सीधे कहा अगर गैरत है, आत्मसम्मान है, अंतरात्मा के अंदर जागृति है, तो भारतीय जनता पार्टी ने जो पहली बार प्रेस रिलीज जारी किया है जाति आधारित बैठक पर, उसको वापस लेने के लिए अभियान चलाइए। अगर वापस नहीं लेवा पाएंगे तो अगली बार वोट मांगने मत जाइएगा ब्राह्मणों से। अब उनमें कितनी गहरात है, कितनी अंतरात्मा, मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन उस पर मैं विस्तार से एक वीडियो बना चुका हूं, तो मैं यहाँ सिर्फ स्टोरी पर रखता हूं। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ जाते हैं, बड़ी लंबी चौड़े बातें होती हैं, बात मुलाकातें होती है। लखनऊ की बैठक के बाद प्रधानमंत्री रवाना होते ही पंकज चौधरी के पास एक फरमान पहुंच जाता है। उस फरमान को पढ़ते हैं, बड़ा दिलचस्प फरमान, कैसे पहुंचा, किसने भिजवाया, नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन वो फरमान पहुंचता है। वो फरमान वो दिल्ली भेजते हैं, नंबर 2 को नहीं भेजते हैं, ध्यान से सुनिएगा। वो फरमान कहीं और भेजते हैं, कहते हैं कि ये सारा रिलीज कर दूंगा तो बचेगा क्या हमारे लिए।
फिर उसमें थोड़ी बहुत काट छाट शुरू होती है, थोड़ा बहुत काट छाट करके उसको रिलीज कर दिया जाता है, लेकिन जो रिलीज किया जाता है वो भी खतरनाक है। तो आप सोचिए कि जो आया होगा वो कितना खतरनाक। तो दोनों में संतुलन बनाने की कोशिश की, और जो दो नावों पे सवारी करने की कोशिश करता है उसका लगभग लगभग डूबना तय माना जाता है। तो अमित शाह को एक तरह से उन्होंने गच्चा दे दिया। नंबर वन, इससे पहले करीब 10 या 12 दिन पहले मैंने आपको बताया था शिव जी कि एक फैसला जो है वो मोदी और योगी आदित्यनाथ में हुआ है, तो मुझे जिताओ मैं तुम्हें बचाऊं। उसी फैसले में मैंने कहा था कि तलवार की धार पर चलने के समान होगा। पंकज चौधरी को ये बैलेंस करना पड़ेगा। पंकज चौधरी व्यापारी आदमी नहीं है, मैंने उस दिन भी कहा था, वो लड़ नहीं सकते, अड़ नहीं सकते, भिड़ नहीं सकते, लेकिन इतनी जल्दी वो सरेंडर कर देंगे लखनऊ के दरबार के सामने, इतनी जल्दी वो योगी आदित्यनाथ के सामने सरेंडर कर देंगे, इस बात की उम्मीद मुझे तो छोड़िए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी नहीं थी, यहां तक कि देश के गृह मंत्री अमित शाह को भी थी। ये अपने आप में एक बड़ी दिलचस्प बात है। और फिर आपने क्या किया, आपने अपनी ही पुरानी गलतियों को एक तरह से आईना दिखाने का काम किया। इस देश में इससे पहले कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं हुआ। मंच पर खड़े होकर लोग अपने आप को गरीब का बेटा कहते थे, मंच पर खड़े होकर किसान का बेटा कहते थे, उसमें कहीं कोई गलत नहीं है। लेकिन इस देश में जो अभी प्रधानमंत्री हैं, ये शायद पहले प्रधानमंत्री है जो मंच पर खड़े होकर अपनी जाति बताते हैं कि मैं ओबीसी का। इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने बताया? उसके बाद मंत्रिमंडल का गठन करते हैं तो बताते हैं कि हमने इतने ओबीसी मंत्री बनाए, इतने ओबीसी मंत्री बनाए। आपको जाति के आधार पर बैठक से दिक्कत हो गई। पंकज चौधरी साहब, ये किस लिए प्रदेश अध्यक्ष बने? अगर ये कुर्मी ना होते तो क्या प्रदेश अध्यक्ष बन जाते? कौन सी योग्यता देख के इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है? 7 बार के सांसद है, अगर प्रदेश अध्यक्ष बनाना होता तो पहले ना बना देते। और अगर बहुत ज्यादा योग्य थे तो एमओएस के एमओएस से क्यों बने हुए? कैबिनेट मंत्री बना दिए जाते अगर इतने ज्यादा योग्य थे। और इनके पूरे राजनीतिक कैरियर को देख लिया जाए, कुर्मी के कितने जातीय सम्मेलनों में इकट्ठे हुए, तमाम फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। आप जाति के आधार पर सम्मेलन करें, आप जाति के आधार पर बैठकों में जाए, आप जाति के आधार पर वोट बैंक तैयार करें, आप जाति के आधार पर वोटों के समीकरण को साधने की कोशिश करें, आप जाति के आधार पर प्रदेश अध्यक्ष बनाएं, आप जाति के आधार पर मंत्रिमंडल का गठन करें, आप जाति के आधार पर दावा करें कि देखो मैं प्रधानमंत्री हूं और मैं ही तो ओबीसी जाति का हूं, तो मुझे ही अपना सब कुछ मान लो। हिंदुत्व की छवि से आपको ओबीसी नेता की छवि पर क्यों आना पड़ा? क्योंकि आपको भी खंड खंड की राजनीति करनी थी। और जिन विधायकों ने, विचारों ने किसी और बड़े नेता के कहने पर ये बैठक बुलाई, आपने उनको इतिहास में एक तरह से कौन सा शब्द मैं इस्तेमाल करूं, आपने पूरी तरह से उसको क्या कह दिया, आपने उनको जातिवादी बता दिया। उत्तर प्रदेश में देखिए, बिहार और उत्तर प्रदेश के गणित को समझिए शिव जी। बिहार में अगर ऊंची जातियों की बात करूं तो ब्राह्मण की तुलना में भूमिहार ज्यादा एग्रेसिव है, ज्यादा पावरफुल है, ताकतवर है, संख्या के हिसाब से नहीं, स्वभाव से। लेकिन जब आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में आते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण जो है वो सबसे ज्यादा ताकतवर है। आप उनको सिर्फ 10, 11, 12, 13% तक मत रखिए। 10, 11, 12, 13% तो पूरे उत्तर प्रदेश में है। 15% के जो है शिव जी, वो तकरीबन तकरीबन 13-14 से ज्यादा जिलों में 15% के आसपास। और उससे आगे बढ़ जाइए, बुंदेलखंड के कई जिलों में वो 19, साढ़े 19, 20% के आसपास है। वो 125 से ज्यादा विधानसभा पर जीत हार का फैसला करते हैं, लेकिन ये उनकी अपनी संख्या की ताकत है। लेकिन उसके बाद जो गांव में शिक्षा मित्र है, जो अध्यापक है, जो गांव में जो एक लंबे पीढ़ीगत वंशावली से आ रहे हैं, जिनका अपना एक रसूख है, वो आप मान के चल लीजिए कि 250 सीटों पर ब्राह्मण वोटर ये तय करता है कि कौन जीतेगा या कौन हारेगा। ये अनावश्यक नहीं था कि मायावती ने भाईचारा सम्मेलन करने की जिम्मेदारी ब्रजेश पाठक को दी थी, जो अभी बीजेपी में उप मुख्यमंत्री है। ये अनावश्यक नहीं था कि मुलायम सिंह यादव ब्राह्मण नेता को भी अपने साथ साधे रखते थे और उनको सुपर सीएम जैसा दर्जा देते थे। और ये अनावश्यक नहीं था कि 2014 के लोकसभा चुनाव में एक ब्राह्मण लक्ष्मीकांत वाजपेयी पर भरोसा किया था भारतीय जनता पार्टी ने, और 2019 के लोकसभा चुनाव में एक ब्राह्मण महेंद्र नाथ पांडे पर भरोसा किया था भारतीय जनता पार्टी ने। और उन्होंने जीत दिलाई आपको। आज लक्ष्मीकांत वाजपेयी कहां है? कहां है लक्ष्मीकांत वाजपेयी? आज महेंद्र नाथ पांडे कहां है?
कहीं नहीं है ये दोनों नेता। तो यूज एंड थ्रो करेंगे, अपनी आपसी लड़ाई के लिए मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। और जब योगी आदित्यनाथ कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव हो गए और आपको लगा कि ये खेल बिगड़ गया, तो आपने उन विधायकों को, और विधायकों को छोड़िए, खास तौर से जो आयोजक करता थे उनको आपने अकेले छोड़ दिया। ये अपने आप में एक सबसे बड़ी गलती है, और ये बीजेपी के इतिहास की सबसे बड़ी गलती। और ऐसा करते हुए चौधरी साहब जो है वो ना इधर के रहे, क्योंकि यहां से भेजा किसी और काम के लिए गया था, और ना उधर के रहे, क्योंकि वहां से जो चिट्ठी आई उस चिट्ठी को उन्होंने पूरा का पूरा रिलीज नहीं किया। तो उत्तर प्रदेश भाजपा जो है, अमित शाह का अपना जो विजन था, अमित शाह जो चाहते थे कि दो ध्रुवीय बनिए ताकि बैलेंस बना रहे, वो अब आप समझ लीजिए कि दूसरे स्वतंत्र देव सिंह पंकज चौधरी बन गए, दूसरे स्वतंत्र देव सिंह पंकज चौधरी बन गए हैं। और ये लड़ाई आने वाले दिनों में अब एक नया मोड़ लेती हुई नजर आएगी। शिव जी, बड़ी आपने गंभीर बात कर दी कि आखिर बदलते दौर में इस कदर बदल जाएंगे, ये किसी ने नहीं सोचा था। आए थे किसी काम को, करने लगे कोई काम। जिस दिन उन्होंने मंच पर योगी जी के पांव छुए थे, उसी दिन ये बात तय हो गई थी कि पंकज चौधरी पुराने सिस्टम में नहीं चलेंगे। वो भी एक बड़े कारोबारी और उनका कारोबार गोरखपुर में है। घर, परिवार, कारोबार, हर काम से लगाव होता है। अब ब्राह्मणों को तो राहत नहीं मिल पाई। राहत किसे मिलेगी? जो राहत रू तेल लगाएगा। अब ब्राह्मणों को तो राहत नहीं मिली। बड़ा बेचैन थे दर्द से कि राहत आएगी, राहत मिल जाएगी, लेकिन राहत ने नुकसान कर दिया। उन्होंने कहा खबरदार, होशियार, सावधान, आज के बाद फिर बैठे तो काट लिए जाएंगे कान। सीधी सी चुनौती है। लेकिन ये चुनौती तब क्यों नहीं निकली जब पिछले सत्र में होटल अवध क्लार्क में एक बैठक हुई? तब क्यों बीजेपी खामोश रही? उसके बाद फिर एक और बैठक हुई, फिर उसके बाद एक और बैठक हुई। तो क्या ब्राह्मणों को जानबूझकर अपमानित किया जा रहा है? ये पहले से भी तैयारी है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस जगह रहते हैं वहां उनका ब्राह्मणों से 36 का आंकड़ा है। शिव प्रकाश शुक्ला बीजेपी के ही नेता हैं। शिव जी, एक बड़ी खबर आई है, मैंने आपको भेजा है, आप जरा उसको स्क्रीन पर दिखाइए। और भारतीय जनता पार्टी में डैमेज कंट्रोल की एक अलग तरह की कोशिश शुरू हो गई। शिव जी, डैमेज कंट्रोल की एक अलग तरह की कोशिश शुरू हो गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री को समझ में आया, मजबूरी में तो उन्होंने ये कह दिया, मजबूरी में तो ये रिलीज जारी हो गया। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण ये पूछ रहे हैं कि भैया हमारी क्या गलती है, हमारी बात कौन करेगा? आप अगर ठाकुर विधायक मिलेंगे अगस्त में तो आप उन पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन ब्राह्मण विधायक मिलेंगे तो आप इस तरह से प्रेस रिलीज जारी करेंगे। ये वाराणसी में भी हंगामा मच गया है, और वाराणसी के मेयर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद बुला लिया है, वाराणसी के मेयर को बुला लिया है, और डिप्टी सीएम जो ब्राह्मण कोटे से डिप्टी सीएम बने हैं उनको बुला लिया है। प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है। बड़ी खबर मैं दे रहा हूं कि डैमेज कंट्रोल की कोशिश, क्योंकि डर लगने लग गया है कि यूपी तो छोड़ो, पता लगे अपना बनारस हार जाए। क्योंकि अगर सिर्फ वाराणसी के ब्राह्मणों ने ये ठान लिया कि अब हमको कमल छाप को वोट नहीं देना है, मैं आपसे आग्रह करूंगा वो तस्वीर, वो पोस्ट भी जरा दिखा दीजिए कि कैसे भारतीय जनता पार्टी में खलबली मची हुई है। और ये देख लीजिए, ये ब्रजेश पाठक का पोस्ट है, ये आज का पोस्ट है 26 जनवरी का, जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। 1:42 का पोस्ट है, और इसमें देख लीजिए किनके साथ वो गए हैं। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। आज वो लिख रहे हैं कि आज दिल्ली में विश्व के लोकप्रिय नेता, हमारे पथ प्रदर्शक, प्रेरणा स्रोत, देश के यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करके से आत्मीय भेंट कर स्नेह सानिध्य व कुशल मार्गदर्शन प्राप्त किया। अपना बहुमूल्य समय व मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी आपका हृदय से आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करता हूं। इस अवसर पर महापौर वाराणसी अशोक तिवारी भी उपस्थित रहे। शिव जी, ये फायर कर रहा है। ये जो प्रेस रिलीज जारी किया है, भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में पहली बार इस तरह का प्रेस रिलीज जारी करके यूपी के माननीय विधायकों पर, सबसे ज्यादा ब्राह्मण विधायक भारतीय जनता पार्टी के जीते थे, सबसे ज्यादा ब्राह्मणों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, झोली में भर भर कर वोट दिया था। समाजवादी पार्टी तो उनके मुकाबले कहीं भी नहीं थी, इतना ज्यादा वोट दिया था। गिने चुने वोट समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मिले थे, सबसे ज्यादा वोट जो थे वो भारतीय जनता पार्टी को मिले थे। और उसका इनाम आप ये देंगे कि आपका प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर प्रेस रिलीज जारी करके कहेगा कि नहीं, जातिवादी राजनीति हमें नहीं करनी है,
इससे पहले जब जब जाति के आधार पर बैठक हुई तब तब आपने प्रेस रिलीज क्यों नहीं जारी किया था? और अब प्रधानमंत्री को खुद अपनी वाराणसी हारने का डर सताने लग गया है कि विधानसभा भी हाथ से जाएगा और लोकसभा भी हाथ से जाएगी। पिछली बार ही बड़ी मुश्किल से जीते थे, तो आनंद फानंद में ब्रजेश पाठक को कहा कि लेके आओ भैया वाराणसी के मेयर को और बताओ जरा क्या माहौल उत्तर प्रदेश का बन रहा है। अब ये तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है, लेकिन इस तस्वीर के बाद क्या ब्राह्मण विधायकों में नाराजगी खत्म होगी? ब्राह्मण विधायक भी जमकर नाराज है, उन्हें भी लगा है कि मेरा अपमान किया गया है। तो इस अपमान का बदला कैसे लेंगे, क्या लेंगे, इसकी तो अभी हमें प्रतीक्षा रहेगी। लेकिन इसका लब्बो-लुआब क्या निकलेगा, उस पर हम निगाह बनाए हुए हैं। जैसे ही कोई और खबर मिलेगी फिर हम हाजिर रहेंगे आपके सामने। बड़ी खबर बन चुकी है, इस खबर का असली सच क्या होगा वो फिर बताएंगे। फिलहाल इस खबर से हमें यही इजाजत दीजिए। संतोष पाठक जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम दर्शकों को नमस्कार। और मैं सीधे अपील करूंगा, उत्तर प्रदेश के नहीं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम ब्राह्मण विधायक, वर्तमान सांसद, वर्तमान पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, वर्तमान मंत्री, पूर्व मंत्री, जितने भी लोग हैं, अपनी पार्टी पर दबाव डालिए। बीजेपी के इतिहास में इससे पहला प्रेस रिलीज कभी इस तरह का जारी नहीं हुआ था। इस प्रेस रिलीज को वापस लेके पंकज चौधरी माफी मांगे, यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष माफी मांगे। अपनी जाति के हितों की बात करने के लिए बैठक करना जातिवादी राजनीति नहीं होती है। जातिवादी राजनीति वो होती है जब आप भर्तियों में बढ़ावा देते हो। जातिवादी राजनीति वो होती है कि जब आप अपराधी के बारे में देखते हो कि मेरी जाति का है या नहीं। ये जातिवादी राजनीति होती है। अगर कोई अपने जाति के हित की बात करता है तो वो जातिवादी राजनीति नहीं करता है। और अगर आपको नोटिस ही देना है, अगर आपको प्रेस रिलीज ही जारी करना है, अगर आपको कार्रवाई ही करनी है, तो गंगा नदी में जाकर कसम खा ले भाजपा तमाम नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे वो मुख्यमंत्री हो, आज के बाद जाति की बात नहीं करेंगे, आज के बाद जाति आधारित सम्मेलन नहीं करेंगे। और जितने आपने मोर्चे बना रखे हैं ना स्टेट, केंद्र में और राज्य में, एससी मोर्चा, एसटी मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, जाति के आधार पर बने तमाम मोर्चों को खत्म कर दीजिए, तभी तो जाति की राजनीति खत्म होगी। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा, ये दो तरफा रवैया नहीं चलेगा। आप इस तरह से नहीं कर सकते कि कुछ विधायक इकट्ठे थे, मान लिया मैंने कि उनका राजनीतिक उद्देश्य था, मान लिया मैंने कि वो मुख्यमंत्री को चलिए हटाने के लिए अभियान चला रहे थे, मान लिया मैंने कि वो मुख्यमंत्री के खिलाफ अभियान चला रहे थे, तो क्या अब विधायक गुलाम बन गए हैं क्या भाजपा के? उनको अपना आंदोलन करने की, अपना आंदोलन चलाने की इजाजत नहीं है, उनको अपनी बात रखने की इजाजत नहीं है। इस सवाल का जवाब अब बीजेपी के एमएलए को और एमपी को, विधायकों को, सांसदों को अपने नेता से, प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से, प्रदेश अध्यक्ष से, राष्ट्रीय अध्यक्ष से और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष से जरूर पूछना चाहिए। नहीं तो अगली बार जब आप निकलेंगे ना तो मतदाता आपसे पूछेंगे भैया वोट हमारा चाहिए। वहां जबान नहीं खुलती जहां जबान खुलनी चाहिए। चलिए, आपका आभार, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।